नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको भी सही सलामत रखे और पाकिस्तान को भी सलामत रखे। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के तनाजुर में आज का प्रोग्राम करेंगे। साथ साथ आपको एक खबर भी बताएंगे इसी हवाले से, और फिर थोड़ी सी बात करेंगे जो सिंध में कौम परस्तों का रवैया है 6 नहरों के हवाले से, और सनम जावेद के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो आज सबसे अच्छी खबर जो मुझे लगी वो ये है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ऐवान बाला, उसमें पीटीआई हुकूमत की बैक पर खड़ी हो गई है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अगर मगर चलता रहता है। खैर, अली जफर ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, उन्होंने भारत को बहुत वादे अल्फाज में पैगाम दिया, साथ एक शर्त भी आयद कर दी, वो उनका राइट है। और जब आपको सियासी माहौल को ठंडा करना होता है और इस्तेकाम पैदा करना हो या सियासी हिमायत दरकार हो, तो ऐसा कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं हुआ करता। तो उनका बस वही मुतालबा है कि जी इमरान खान को ले आएँ और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें और फिर यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे। कुछ दोस्त और हैं हमारे जो बहुत इस पर वावेला डालते हैं कि जनाब इमरान खान होते तो यूँ कर देते। और मैंने अभी एक दोस्त को याद दिलाया है कि जब 26 फरवरी 2019 में वो जब 25 और 26 की दरमियानी शब एक फॉल्स फ्लैग किया था इंडिया ने, और जब्बा में पेलोड गिराकर भारतीय तैयारे भाग गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने 27 को जवाब दिया था, और फिर इमरान खान साहब ने अभी लंदन को रिहा कर दिया था। वो कहते हैं वो तो जनरल बाजवा ने किया था। मैंने कहा कि ये कमाल है, करे वो जो ऐलान करे इमरान खान वो जनरल बाजवा के कहने पर करे, तो अब क्या तब्दीली आ जाएगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पीटीआई खड़ी होगी। ये पीटीआई का सोशल मीडिया काबू नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों काबू नहीं आ रहा। ये पीटीआई को सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है। उसके सोशल मीडिया से जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है वो बीजेपी को फ़ायदा देगी। और जज्बाती नौजवान हैं, उनको समझाना चाहिए कि किस वक्त क्या बात करने की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन ज़रा इस पूरी सूरत हाल की जानिब के। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी कर दी है। भारत को कई दुनिया से हिमायत नहीं मिल रही, कोई एक मुल्क भी उसकी हिमायत में नहीं खड़ा हो रहा। इसराइल ही बस वो चूँकि उसका यार गार है, और गजा के कत्लेआम में भारत शामिल है। पिछले दिनों इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आई थी। और कश्मीर में और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई में इसराइल हो सकता है उसका पर्दा साथ दे, खुलकर साथ देने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से खौफजदा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवालात उठाए हैं। अभी पिछले दिनों 103 जो है वो मुल्कों के सफरात को ब्रीफिंग दी गई है। भारतीय वज़ीर आज़म ने खुद ये ब्रीफिंग दी। और उन्होंने लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि उनको हिमायत नहीं मिल सकी, उनको वो उनके पास सब्सटेंस नहीं है, वो अपने जवाब नहीं पेश कर सके, फिर वो कोई सबूत नहीं दे सके। ये नहीं बता सके कि 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से लोग कैसे आ गए। एक भारतीय खातून ने भी ये सवालात उठा दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में ये तमाम सवालात मौजूद है। उसमें ये भी बताया गया है कि भाई सफरा जो है वो मुतमईन नहीं है। खुद भारत के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। फिर ये है कि भारत के पास कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। रेटरिक या बातों से तो आप कुछ नहीं कर सकते, और यही न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी की बेस लाइन है। यानी अमेरिका में भारत जो है वो जिस अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, भारत अपना केस हार गया अमेरिका में। अब रही वो पानी बंद करने की बात, तो उसमें भी दुनिया ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया पानी बंद करने के मामले को, और फिर पानी तो वो बंद नहीं कर सका। 22,000 क्यूसी का रैला कल परसों आया था, आज भी कोई 18,000 क्यूसी का रैला जो है वो एक और नाले में छोड़ा गया है। लेकिन भारत ये जो फैक्ट्स हैं इंडस वाटर के, वो ऐसे हैं कि भारत फंस जाएगा उसमें, भारत को जिनकी जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। ताहम ये भी है कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकना या उसका रुख तब्दील करना चाहे तो 20 साल दरकार है। और फिर पाकिस्तान के पास अली जफर ने अभी सेनेट में स्पीच करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान के पास लीगल, इंटरनेशनल और साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मौजूद हैं, और हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये पीटीआई के जो है पार्लिमानी रहनुमा की जानिब से ये बयान बहुत हौसला अफजा है। एक और भारतीय खातून ने भी ये सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे आ गए, असरा लेकर सारे कैसे पहुंच गए, 200 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए। भारतीय खातून मुसलसल सवालात उठा रही हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन उस खातून के सवालात बड़े स्पेसिफिक हैं। उन्होंने कहा कि क्या 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था भारत में, वो मुसलमानों ने किया था?
फिर वो ये कहते हैं कि आप जो है वो हिंदू जो आपके देवता हैं उनके लिए नारे ना लगाने पर आप मुसलमानों के सर कलम कर देते हैं, क्या ये मुसलमान आपको कहते हैं? उन्होंने पूरे भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने उनका ये भी कहना है कि कश्मीर में जो आपने जुल्म सितम बर्पा कर रखा है वो क्या पाकिस्तान ने या मुसलमानों ने आपको कहा ये जुल्म सितम बर्पा करें? कश्मीर भी खवातीन भी सवालात उठा रही हैं और कश्मीर के अवाम ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं। तो बीजेपी को अपने लेने के देने पड़ गए हैं। इस तनाजुर में नाज़रीन एक बात और भी है कि ये जो सवालात उठ रहे हैं उनमें ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो वाक़यात होते हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, ये किसी और हुकूमत के दौर में क्यों नहीं है? माजी में कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, लेकिन उस ज़माने में वो जनता दल की हुकूमत भी रही है, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल साहब वज़ीर आज़म थे, फिर देवे गौड़ा भी वज़ीर आज़म रहे हैं और उससे पहले भी। तो उस वक़्त वो मोरारजी देसाई भी रहे हैं वज़ीर आला। उस वक़्त ये फॉल्स फ्लैग क्यों नहीं हुए? उस वक़्त ये ऐसे वाक़यात क्यों नहीं हुए? ये तमाम सवालात उठाए गए हैं, भारत के अंदर उठाए जा रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप देख लीजिए कि 2000 से लेकर अब तक चाहे वो कोई भी वाक़या हो, उसमें वो हमेशा बीजेपी के दौर में हुआ और फिर भारत को मुँह की खाना पड़ी, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट किसी वाक़ये में नहीं मिली। ये बड़ा सबसे बड़ा फैक्ट है और यही पाकिस्तान की पोजीशन को भी मजबूत करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान ने पूरी तरह उनको एतमाद में लिया, उनको बताया, उनको स्लॉटर ट्रीटीज़ की कॉपियाँ भी उनके हवाले की गई, वर्ल्ड बैंक गारंटर है उसका। फिर जो यूँ समझिए कि जो मुल्क नीचे की तरफ होता है वो नशेबी इलाके, वो लोअर रैपेरियन कहलाते हैं। वो पानी का राइट उनके ऊपर ज़्यादा फायक होता है। आप अब दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसी सूरत हाल है कि दरिया जो है वो एक मुल्क से गुजर कर दूसरे मुल्क में दाखिल होते हैं, तो वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इसी फार्मूले के तहत उसमें सिर्फ एक इजाफा किया। वो ज़रा उमर अयूब साहब जो बहुत बातें कर रहे हैं, क्योंकि सेनेट में कौमी असम्बली सेनेट में खड़ी हुई है, पीटीआई कौमी असम्बली में नहीं खड़ी हुई है फिलहाल। बैरिस्टर गौर खड़े होना चाहते हैं, उमर अयूब नहीं खड़े होने दे रहे। वो उनको बताना चाहिए, क्योंकि उनके दादाजी के ज़माने में ये हुआ था कि दरिया तीर हवाले कर दिए थे भारत के, रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप पढ़ें तो उसमें उसकी स्पिरिट ये है कि किसी दरिया का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, हाँ आपने वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल में नाज़रीन अब एक बात और है, भारत में अब बहुत वावेला बचा हुआ है, एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया है और लेकर अब खौफ का आलम बिता रही है। भारतीय मीडिया को गुज़िश्ता रोज़ मैंने कुछ मॉनिटर किया। एक तो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम से जो है ना वो खौफजदा है, ख़ास तौर पर नसर मिसाइल से। उसकी तकनीकी बारीकियों का तो ज़ाहिर सी बात है, ना मुझे मुकम्मल इल्म हो सकता है, ना मुझे मुकम्मल इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेट सीक्रेट में आती हैं। लेकिन जो उसकी तकनीकी खूबियाँ हैं, जो चंद हमें मालूम है, वो जब और ये जब तजुर्बात होते हैं तो उस वक्त भी हम देखते रहते हैं और उस वक्त भी चीज़ें जब हम मालूम करते हैं। नसर मिसाइल जो है वो एक तो भारत का जो है डिफेंस सिस्टम है और भारत का जो रडार सिस्टम है, बल्कि जदीद तरीन रडार सिस्टम्स को भी चकमा देने की सहायता करता है। हल्के वजन का मिसाइल है, लीथल है, उसकी जो मार है, जो उसकी शिद्दत है वो ज़्यादा है दूसरों से। तो ये नसर मिसाइल की ये जो खूबियाँ हैं, एक वो सबसे बड़ी खूबी जिससे भारतीय खौफजदा है वो यही है कि वो इंडियन रडार सिस्टम जो है वो उसको बहुत आसानी से चकमा दे सकता है। फिर उसकी लिथैलिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा है और वो एक से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है बैक वक्त। फिर वो हीट सीकिंग मिसाइल है, यानी अगर कोई तैयारा फ़िज़ा में बुलंद होगा तो वो अपना रुख चेंज करके तैयारे को भी निशाना बनाएगा। ये सबसे बड़ी खूबी है नसर मिसाइल की। और उसकी जो एक्यूरेसी है वो दुनिया के, मैंने और एक्सपर्ट्स की राय भी पढ़ी है, देखी है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम में जो एक्यूरेसी है ना वो नाकाबिले यकीन हद तक ज़बरदस्त है। कहते हैं मोर देन 100%। जिस एक्सपर्ट्स से भी मैंने बात की है, जिनकी भी राय सुनी, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत टॉप क्लास मिसाइल सिस्टम है, भारत का उससे कोई मुकाबला नहीं है।
और फिर भारत का तो आलम यह है कि वो उनका एक मिसाइल जो है वो गलती से, आपको याद होगा, वो मियाँ चन्नू में गिर गया था कुछ 10 साल पहले, भारत को माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो उनके मिसाइल सिस्टम की जो सलाहियतें हैं वो वैसी नहीं है, फिर उनके तजुर्बात नाकाम होते रहते हैं। मैंने कई 12 इंडियन अखबार में पढ़ा है कि पृथ्वी के और जो दीगर मिसाइल्स हैं वो जनाब वो तजुर्बा करने जाते हैं, बड़े नारेबाजी करते हैं, बहुत दावे करते हैं, मिसाइल नाकाम हो जाते हैं। अब वो खबर सुन लीजिए जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि एक तो एलओसी कुछ गर्म है, लीपा खास तौर पर गर्म है, उसके नीचे रामला कोट और बाद दीगर सेक्टर्स पर भी हुआ। पाकिस्तान ने बहुत भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान की जानिब अल्लाह के फजल करम से कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लीपा पर पिछले 3 दिन में 3 रोज भारतीय गिराए गए हैं। पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे थे, दरअंदाजी की कोशिश करे तो गिरा लिए गए। और फिर जो सरहदी चौकियां हैं भारत की, उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, कई तो चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, भारतीय फौज को कुछ पीछे भी हटना पड़ा। भारत बाद नहीं आ रहा, सियालकोट पर जिससे थोड़ा ऊपर आकर वर्किंग बाउंड्री शुरू होती है, जलालपुर जट्टा की बैक साइड पर, सियालकोट सेक्टर पर जो है वो माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही थी भारत की जानिब से, और डिप्लॉयमेंट हो रही थी। पाकिस्तान ने भी उसका नोटिस ले लिया और पाकिस्तान ने बफज़ल ताला मुकम्मल डिप्लॉयमेंट कर दी है। जो एंटी टैंक शिकन मिसाइल हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, जो दीगर आलात हैं जिनसे टैंकों का, तोपखाने का, जहाज़ों का मुकाबला किया जा सकता है, वो सब वहाँ मौजूद हैं, टैंक लगे हैं, फौजी जवान भी वहाँ फोकस हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हर वक्त उनकी आँख खुली है, हर वक्त निगरानी जारी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ज़रा बाकी 2 खबरों की जानिब। सनम जावेद को आज गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई के मामला में। और आपको याद है पीटीआई काफ़ी अवेला कर रही है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, इस बार उनके शौहर नामदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी तो उस वक्त सनम जावेद ने कुछ अंडरटेकिंग भी दी थी, और 9 मई में तो खैर उनको चूंकि तहकीकात आगे बढ़ी है, मुकदमे की समाअत चल रही है, तो उनको गिरफ्तार करने की जरूरत पेश आ गई, लेकिन वो मुसलसल अपने वादे की भी खिलाफवर्जी कर रही थी। उन्होंने ये लिख कर दिया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगी जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हो। आप सियासतदान हैं, सियासत में जो सियासी मर्जी गुफ्तगू करें, लेकिन उन्होंने अपने वादे की खिलाफवर्जी की। तो अब देखते हैं उनका क्या होता है। जमानत की दरखास्त शायद कल दायर हो जाएगी, मुश्किल है फिलहाल उनकी जमानत मेरी नज़र में, क्योंकि दहशतगर्दी का केस और जीएचक्यू की तहकीकात, जीएचक्यू हमले की तहकीकात के बाद 9 मई के हमलों की तहकीकात के बाद ये उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ज़रा चलते हैं सिंध की जानिब। आपको पता है वहाँ 10-12 रोज़ हो गए वो सिंधी कौम परस्त वहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दोनों जिम्मेदार कौमी रहनुमा हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरा हुकूमती इत्तेहादी है, उसका वालिद सदर है, एक पार्टी का सरबराह है, और फिर कालाबाग डैम रुकवाने का क्रेडिट भी उसी पार्टी के सर है। उस पार्टी ने सिंध में जलसे किए, वज़ीर-ए-आज़म को कायल किया, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ मुलाकात की, बैठ कर ये ऐलान किया कि ये नहरें नहीं बनेंगी सूबों की मर्जी के बगैर, यानी सिंध की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। सिंध कबूल करेगा तो बनेगी। अब सिंध क्यों कबूल करेगा? दूसरा ये तय पा गया कि क्योंकि ये मामला सीसीआई में जाएगा तो वहीं पर मुस्तरद होगा या वापस लिया जा सकेगा, तो वहाँ सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। वो फिर भी बैठे हुए थे। फिर 2 रोज से तो कुछ हंगामे भी हो रहे थे। कल मैंने देखा, मनीर की वीडियो देखी, वहाँ पुलिस वालों को खूब मारा पीटा लोगों ने, फिर पुलिस वालों ने भी खूब जवाब दिया डंडों से। तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, सिंधी कौम परस्त जो है वो भी अब सिंधी कौम परस्त तो हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की वफादारी का यकीन दिलाते फिर रहे हैं। तो कम से कम इस वक्त उनको ये नहीं करना चाहिए था। अब 11-12वां रोज़ है, उन्होंने नेशनल हाईवे बंद की हुई है, यानी अब कंट्री जो है वो सिंध से जो सप्लाईज हैं वो बंद है, ट्रेनें भी रोक लेते हैं। तो इसके नतीजे में उनको अब आज फिर हुकूमत सिंध ने ये दरख्वास्त की वज़ीर-ए-आज़म से कि इजलास आज ही बुला लिया जाए, जो 3 मई को बुलाना था सीसीआई का, आज शाम में वो इजलास हो रहा है। उसमें वो जो एजेंडा आइटम है उस पर अमल करके उसको नहरों की बाकायदा वापसी की राह हमवार कर दी जाएगी, उस मनसूबे को ख़त्म करने की राह हमवार कर दी जाएगी, ऑल्टरनेट तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान में अगर आपने ज़राअत को फ़रोग़ देना है, आपको अपनी फूड सिक्योरिटी यकीनी बनानी है, तो फिर पाकिस्तान में आपको ज़मीनों को काश्त भी करना होगा। उसके लिए जो पानी के ऑल्टरनेट वसाइल हैं उनको आपको इस्तेमाल में लाना होगा, चाहे वो ज़ेर ज़मीन पानी हो या किसी और मुल्क से पानी पाकिस्तान लेकर आना हो, जैसा कि वासिफ अली ज़रदारी का एक मनसूबा है उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह से पानी लाने का, जो हमारी सरहद के करीब है या सरहद पर वाक़ है।
तो वो बस उन वसाइल की तरफ जाने की उन मनसूबों की तरफ जाने की ज़रूरत है। लेकिन सिंधी कौम परस्तों को ये सोचना चाहिए कि वो ये सब करके किसका नुकसान करें, वो अपनी सिंधी कौम का नुकसान करें। सिंधी सुलझे हुए लोग हैं, सियासी तौर पर ज़्यादा बालीगुड नज़र है बाकी मुल्क के मुकाबले में। हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ उन्होंने वोट किया, पंजाब में मार्शल लॉ को सपोर्ट मिलता रही, इस में कभी नहीं मिली। ये सोचना चाहिए। लेकिन वो सिंधियों को इंतहा पसंदी की जानी माइल करें, शवनिज़म की जानी माइल करें, ये न सिंध की खिदमत है न सिंधियों की। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।